वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। स्वाट की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। एंड दिस इज़ द सेकेंड लास्ट लेक्चर, या तुम इसे लास्ट ही मान लो लल्ला, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तो बस यूं ही है, थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन प्लांट, और ये है आपका मेन लेक्चर ऑफ एक्सक्रीशन एंड इसे आप मानोगे लास्ट लेक्चर। सेकेंड लास्ट लेक्चर में कुछ नहीं, हीमोडायलिसिस जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, पर मुश्किल से 15-20 मिनट का लाइव प्रोसेस का ये अंत वीडियो है। अंत कर दिया है हमने इतने बड़े चैप्टर का स्टेप वाइज मैनर में। इतना अच्छा लेक्चर स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है। वन शॉट वीडियो लाइव प्रोसेस का रेडी है, आप देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन को ये वीडियोस देख के क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आप 9th 10th में हो, चाहे आप KVPY दे रहे हो, चाहे आप NTSC दे रहे हो, या आप कोई बैंक या किसी और का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है जो मैंने आपके लिए बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज वीडियो मैं बना रही हूँ किसके बारे में? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बेटा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं लोग। नेफ्रॉन कैसे पढ़ें, ये कैसे पढ़ें, वो कैसे पढ़ें, टेंशन नहीं लेना है, सब मैम आपको बता रही है, आज सब क्लियर करेंगे। पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे आप उससे यूरिन वगैरह बनवाते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरिन बनता है। इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है? इसके अंदर पाया जाता है किडनीज। क्या पाया जाती है? किडनीज। कितनी किडनीज दिखाई दे रही हैं? एक किडनी ये, दूसरी किडनी ये, ठीक है, तो 2 किडनीज आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है? यूरेटर। चलो मैं इसको लेबल कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही हैं? किडनीज, ठीक है। सो दीज आर योर किडनीज, ठीक है। किडनी कितना बुरा लिखा है मैम अपनी, ठीक है। तो ये है आपकी बेटा जी क्या? दीज आर द किडनीज, ठीक है। कितनी किडनीज दिखाई दे रही हैं? एक ये, ठीक है। फिर उसके बाद किडनी क्या बनाती है? यूरिन बनाती है, और यूरिन आता है यूरेटर में। सो ब्लू वाले में लेबल हो गया, ठीक है। तो ये ब्लू वाला, ये जो है येलो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये है यूरेटर। यूरेटर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर उसके बाद रेड जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीनल आर्टरीज, ठीक है। ये जो रेड और जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, जो आई डोंट नो कि लेबल क्यों नहीं, ब्लू वाला इज़ द रीनल वेन, ठीक है, इज़ द रीनल वेन। बेटा रीनल जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो रीनल का मतलब होता है किडनीज, ठीक है। जैसे हिपैटिक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं लिवर के लिए, जैसे कार्डियक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हार्ट के लिए, वैसे ही हम रिनल शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों? रिनल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं किडनी के लिए। रिनल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं किडनी के लिए। कितनी किडनी आपके पास? 1 और 2, क्लियर है। उसके बाद जितना यूरिन आप बना लेते हैं वो एक ऐसे इन्वर्टेड पियर शेप के स्ट्रक्चर से बाहर करते हैं, और इस इन्वर्टेड पियर शेप के स्ट्रक्चर का नाम है ब्लैडर या यूरिथ्रा, और उसके बाद सारा यूरिन आप इस यूरिथ्रा से बाहर कर देते हैं। सो अगर मैं पूछूं कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना? 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, आर्टरीज, वेन्स और यूरिथ्रा से यूरिन बाहर करने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नाउ अब हम समझते हैं कि किडनीज जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। किडनीज जो होती हैं, इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर प्रेजेंट होती हैं और बैकबोन के सामने। पीछे की ओर प्रेजेंट होती हैं और इधर साइड ऑफ बैकबोन, मतलब बैकबोन के सामने। क्लियर? अब आते हैं भाई किडनी की, अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो आपको लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर दिखेगी और राइट किडनी थोड़ी नीचे दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर बेटा जी पाया जाता है क्या? राइट किडनी के ऊपर पाया जाता है लीवर का राइट लोब, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, विच मेक द प्रेशर इनटू द राइट किडनी, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी नीचे चली जाती है। किडनीज के ऊपर कोनिकल शेप की ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सो ये जो कोनिकल शेप की ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। किडनी 2 होती हैं, राइट वाली नीचे, लेफ्ट वाली ऊपर स्लाइट होती है, क्योंकि राइट लीवर लोब जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लीवर के 2 लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो जो राइट वाला लोब होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लैडर, जो राइट वाला लोब होता है वो थोड़ा सा दबाव बनाता है राइट किडनी की वजह, राइट किडनी के ऊपर, जिससे राइट किडनी नीचे आ जाती है। किडनी के ऊपर एक कोनिकल शेप की ग्लैंड है जो कि एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है भर भर के हार्मोन्स निकालती है, जिसकी
जिसके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। सो लेफ्ट किडनी स्लाइटली लार्जर एंड लिटिल हायर, ठीक है। अब देखो भैया, किडनी भले ही सूसू बनाती है, मूत्र बनाती है, पर ये याद रखना कि वो भी एक ऑर्गन है, उसे भी जीने का हक है, तो उसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए है। समझ में आ रही बात? तो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है कौन? किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, देखो भैया, आर्टरी का मतलब ये मत समझना कि उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। आर्टरी का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो रीनल आर्टरी पूरी दुनिया का वेस्ट प्लस ऑक्सीजन, रीनल आर्टरी पूरी दुनियादारी का वेस्ट प्लस ऑक्सीजन लेकर कहाँ आती है? किडनी के पास आती है। किडनी पूरा ब्लड का फिल्टर जो है, फिल्टरेट मतलब पूरा जो वेस्ट है वो फिल्टरेट के फॉर्म में निकाल लेती है। उसके बाद अब आपका जो ब्लड बचा, जिससे सारी गंदगी बाहर हो चुकी है, पर सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन भी यूज हो गया है, तो अब वो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। डीऑक्सीजनेटेड तो है पर उसमें अब कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो अब वो रीनल वेन से वापस हार्ट की ओर जाएगा। तो आता किससे है? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी के साथ क्या आ रहा है? वेस्ट आ रहा है। पर आर्टरी में ही क्यों है मैडम? क्यों नहीं? तो बहुत सारा बच्चा वो सोच रहा है इसमें तो वेस्ट ब्लड है, फिर ये आर्टरी से क्यों आ रहा है? बेटा वेस्ट है इसमें, पर इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है प्लस ऑक्सीजन है, क्योंकि किडनी भी एक ऑर्गन है और उसे भी पूरी दुनियादारी का फिल्टरेशन वगैरह प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है। इसीलिए रीनल आर्टरी जो भी वेस्ट लेके आ रही है उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें होता है वेस्ट प्लस ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम रीनल आर्टरी टू योर किडनी। द किडनी फिल्टर्स द ब्लड। किडनी क्या करती है बच्चों? आपके ब्लड को फिल्टर करती है। पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। अब आपका ब्लड जो प्योर हो चुका है, प्योर मतलब कि ये है कि उससे इंप्योरिटीज खत्म हो चुकी हैं, रीनल वेन से वापस जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? द ब्लड फ्रॉम द एओर्टा एंटर्स टू द किडनी एज अ रीनल आर्टरीज एंड रिटर्न टू द पोस्टीरियर वेना केवा बाय द रीनल वेन। ठीक है। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी पासेस बाय द यूरेटर। यूरिन बन गया किडनी में, यूरेटर से जाएगा, फिर ब्लैडर में रीच होगा, फिर स्टोर होगा और उसके बाद अर जाएगी, ओ मुझे सुसु आ रही है, और फिर जाकर आप यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। नाउ अब आपकी किडनी के अंदर क्या कोई छन्नी लगा रखी है आपने जिससे आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है? आइए समझते हैं। 2 किडनी है आपकी ह्यूमन के पास और आपकी किडनी का जो कलर है वो है पर्पलिश ब्राउन और राजमा बीन की तरह कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो डायमेंशन होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर थिकनेस, 12 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर मोटा, और इसकी जो वेट होती है वो करीब 150 ग्राम्स हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है, जो भी मानो जेंडर। आपकी किडनी आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है, तो उसमें कौन से जो है तो जादू महात्मा बैठे बेटा? उसमें बैठे हुए हैं आपके नेफ्रॉन्स। क्या बैठे हुए बच्चों जी? उसमें नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और किडनी में बहुत सारे होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। मेरे पास एक रियल किडनी, ये लुक एट दिस। अगर आपको ये GIF अच्छे से दिख रहा होगा तो ये देखो कैसे नेफ्रॉन जाल के फॉर्म में होते हैं, कैसे नेफ्रॉन जाल के फॉर्म में होते हैं और बहुत सारे होते हैं। आ रही बात समझ में? नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं और फिल्टर करने का काम करते हैं। एक बात और तुमको इसके बारे में बहुत अच्छी मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जो डैमेज हो जाए ना तो वापस से बनता नहीं। और मेरे सुनो पापी पुरुषों, ठीक है, ध्यान से सुन लो, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत हो जाना। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है, फिल्टरेशन यूनिट है। न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। फिल्टरेशन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आ जाओ तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। एज वी नो दैट द किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्टरेशन। समझ में आई बात? किडनी का काम क्या है? ब्लड का फिल्टरेशन करना। पर बात ऐसी है कि किडनी ब्लड फिल्टरेशन करेगी कैसे? आज वही तो अपने को समझना है। तो किडनी के पास होते हैं बहुत सारा छन्ना वाली यूनिट जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैम आपको बता रही है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। क्लियर है?
तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी एक्सक्रीशन की। कौन बेटा जी? नेफ्रॉन। समझ में आई बात? आपके पास हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, और वापस से नहीं बन सकते। ये करीब 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, और उसके बाद इन्हीं नेफ्रॉन की मदद से आपकी किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करती है, और ऐसे ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे बच्चों? राउंड राउंड, मतलब ऐसे लगेगा कि क्या है, भूज जंगाड़ पड़ा हुआ है। पर आज मैं आपको इसी का स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर, मक्खन मलाई की तरह क्लियर कर दूंगी। एकदम लगेगा भगवान कसम मैडम आप थी कहाँ अभी तक यार। ठीक है, इफ द वेस्ट प्रोडक्ट मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, अगर ये नहीं रिमूव किया जाए तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हमारा वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिया है। ठीक है, पानी कम ना ज़्यादा यूरिया का वादा, या यूरिक एसिड है किसी इंसेक्ट का, या अमोनिया है किसी का भी, अगर ये नहीं रिमूव किया तो बहुत भयंकर हो सकता है। बेटा पूरे दिन में आप किडनी से 190 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं। कितना लीटर? 190 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, पर उससे यूरिन कितना बाहर निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1.9 लीटर, या 1 लीटर, 2 लीटर। 2 लीटर तो मैंने बहुत ही बोल दिया, 1 लीटर बस। तुम सोचो कि 200 लीटर ब्लड पंप करने, मैडम 200 लीटर है हमारे पास, क्या? नहीं, हार्ट जितने बार पंप करेगा उसका 1/3 हिस्सा आप किडनी को देते हैं फिल्टर करने के लिए। तो किडनी के पास पूरे दिन में 190 लीटर्स ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। अब तुम सोच लो कि कितना, तुम्हारे सोचो इतना ब्लड फिल्टर करने के बाद किडनी के पास ऐसा क्या एफिशिएंसी है बेटा जो इतनी भयंकर तरीके से वो रीएब्जॉर्ब कर सकती है। आ जाओ अब बेटा, अब हम शुरू करते हैं भैया आज की कहानी जो मेन है, जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किडनी के ऊपर मिलियंस ऑफ जो माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर के होते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है। नेफ्रॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें पहले एक राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा। नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो हिस्सा है बच्चों वो है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, क्या है बच्चों? वो है बोमन्स कैप्सूल। अब इसका नाम उसके साइंटिस्ट पे पड़ा, मुझे मत पूछना ओ मैम इसका नाम बोमन क्यों है, रस तीर लेके आएगा क्या? नहीं, इस साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है बेटा जी, इसमें होते हैं छोटू छोटू से ऐसे छेद। आ रही समझ? क्या होते हैं? छेद होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या सिखाया कि रीनल आर्टरी से खून आएगा, तो यहाँ पर कैपिलरी, आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ आप एक्सचेंज कहाँ से करते हैं? कैपिलरीज से करते कि नहीं करते? तो यहाँ पर जो आपका खून आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? रीनल आर्टीरियोल से। कहाँ से आ रहा है? रीनल आर्टीरियोल। वाई आई एम कॉलिंग दिस रीनल आर्टीरियोल? बेटा तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है ना, अब हर जगह रीनल आर्टरी तो जा नहीं सकती, तो रीनल आर्टरी ने बहुत सारी अपनी ब्रांचेस बना दी है, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा। ठीक है, तो ये है रीनल बोमन कैप्सूल में, या आपके किडनी में ब्लड आता है रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी के बहुत सारे ब्रांच है जिसे हम रीनल आर्टीरियोल कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आकर ऐसा बंच हो जाता है, मतलब पतला 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 होगा ना, क्योंकि आर्टीरियोल से तो आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर नहीं पाओगे, तो पतली पतली ब्रांचेस हो जाएंगी। तो ये बन गई है आपकी बंच ऑफ कैपिलरीज। क्या बन गई बच्चों? बंच ऑफ कैपिलरीज। और इन बंच ऑफ कैपिलरीज का एक नाम होता है, और इन बंच ऑफ कैपिलरीज का नाम होता है बच्चों ग्लोमेरुलस। इन बंच ऑफ कैपिलरीज का नाम है ग्लोमेरुलस, ये याद रखिएगा। समझ में आई बात? तो एक राउंड कप जैसे स्ट्रक्चर में बोमन कैप्सूल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कप शेप। बोमन कैप्सूल आपको क्या दिखाई दे रहा है? कप शेप। क्लियर है? कप शेप में बंच ऑफ कैपिलरीज रखी हुई है जिसे हम कहते हैं बोमन ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को एक साथ हम कहते हैं मेलफिजियन बॉडी, पर यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगी अभी, फिर लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो भी चीज़ फिल्टर करते हो वो ऐसे करके एक राउंड स्ट्रक्चर में जाता है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ठीक है, एक ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ आप फिल्टर कर रहे हो वो ऐसे करके एक राउंड स्ट्रक्चर में जाता है। एंड दिस, अरे यार व्हाट द हेल इज दिस? ठीक है, और ठीक है, ये एक ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में जाता है। ओके, अभी मैं सब सिखा रही हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप मेरे से सब सीख जाओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, बस थोड़ा सा हैव सम पेशेंस। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दूंगी तुम्हें। ये देखो, है ही क्या नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यार? कुछ भी तो नहीं है। ये लो, बन गया नेफ्रॉन। इतनी समस्या तुम्हारे जीवन में है, क्या करें? ठीक है,
बन गया नेफ्रॉन, था ही क्या नेफ्रॉन में, समझो। अब इस नेफ्रॉन के चारों तरफ, ध्यान से समझना मेरी बात, ये जो ब्लड वेसल है ये इस नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती रहेंगी। देखो, इस नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती रहेंगी, ध्यान से समझना। ये देखो, ये डबल बनाई है मैंने, ये देखो, देखो अब ऐसा क्यों है ये भी आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैंने ज्यादा ही उधर बना दिया, क्यों, देखना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, नेफ्रॉन में अगर आप देख रहे होगे तो ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सबसे पहले वाला, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ मैं, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब पीसीटी, ठीक है, ट्यूब्यूल, इसे हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल, जो भी चीज़ आप ब्लड से फिल्टर कर रहे हो, देखो छोटे छोटे छेद हैं इसमें, ठीक है, तो आप चीज़ों को फिल्टर करोगे, ठीक है, ये फिल्टर कर रहे हो, तो ये जो भी चीज़ आप फिल्टर कर रहे हो इसको हम कहते हैं फिल्टरेट। फिल्टरेट सबसे पहले कहाँ पर आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, लल्ला मेरे आंखों के तारों, मेरे नन्हियों बच्चियों, बताओ क्या होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है फोल्डेड, टिब्यूल का मतलब ट्यूब। फिर से सुनिए, जो भी चीज़ आपने इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर किया, बोमन कैप्सूल में थे छेद से फिल्टरेट नीचे आया, जब नीचे आया तो सबसे पहले वो किस पार्ट में आएगा, सबसे पहले वो एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट में आएगा जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पहले, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड, टिब्यूल मतलब ट्यूब। अब ये एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ा, वो ट्यूब जो बोलता है वो यही ट्यूब्स है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसके बाद ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चों लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जब आप पीछे की ओर आते हैं तो ये पीछे वाली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, तो इसको हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। और लास्ट में आती हैं कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट में आती हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब समझना फंक्शन क्या है इनके। जब भी चीज, देखो यूरिन बनाने के 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, समझना बात को, है ना। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्टरेशन, ध्यान से समझना, पहला स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों अल्ट्रा फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टरेशन क्या प्रोसेस है ये समझो तो जरा। अल्ट्रा फिल्टरेशन मतलब नॉर्मल फिल्टरेशन नहीं है बेटा, ये अल्ट्रा फिल्टरेशन है। अल्ट्रा फिल्टरेशन का मतलब ये है कि आप ब्लड से, ठीक है, देखो जो जितना छेद है भाई, चाय छन्नी से चाय पत्ती बाहर क्यों नहीं आती, क्योंकि चाय छन्नी का जो छेद होता है मैडम वो चाय पत्ती से छोटा होता है। तो आपको यही समझना है कि जो ब्लड में आपके प्रोटीन होते हैं उनका साइज इस छेद से बड़ा होता है, इसलिए प्रोटीन्स कभी भी फिल्टर होके बाहर नहीं आएंगे। जिसका भी साइज इससे छोटा है वो है कि वो बाहर आ सकता है। अब क्या क्या बाहर आ सकता है, अमाइनो एसिड्स बाहर आ सकते हैं, ग्लूकोज बाहर आ सकता है, NaCl बाहर आ सकता है, और वाटर बाहर आ सकता है, यूरिया बाहर आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिल्टर होकर बाहर आ जाती हैं। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी सिलेक्टेड चीज़ें हैं वही सिर्फ बोमन कैप्सूल को पार कर पाती हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफेक्टिव सिलेक्टेड फिल्टरेशन, effective selected filtration by बोमन कैप्सूल, ठीक है, बस इतना लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या बाहर आता है इससे मुझे बताइए। इससे अल्ट्रा फिल्टरेशन से जो फिल्टरेट बनेगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें होता है मैम अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड छोटा होता है, और उसमें क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है, और उसमें क्या हो सकता है बताओ, Na+ हो सकता है, Cl- हो सकता है, और वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव फिल्टरेशन, ठीक है।
दूसरा स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का होता है वो होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात? द सेकेंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब हम ये समझते हैं कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है, लुक एट द फर्स्ट स्टेप, ये है आपका पीसीटी, दिस इज द पीसीटी। ध्यान से समझना है ना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको बना के दिखा दूंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने ये देखा, ध्यान से इधर इधर इधर, हम लोगों ने ये देखा कि बोमन कैप्सूल है, ये है आपका पीसीटी। ठीक है, ये है आपका मान लो पीसीटी। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल नेफ्रॉन। ध्यान समझना है ना, इधर आ जाओ। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन स्टेप बता रही हूं मैं आपको क्या होता है, ध्यान समझना। और इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी भाई? ब्लड वेसल्स। इसके चारों तरफ क्या पाई जा रही है? मान लो ऐसे ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसी ब्लड वेसल है। अब ध्यान से समझना, जब हम फिल्टर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जब हम कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं बेटा जी, फिल्टर कर रहे हैं, तो भाई जो चीज़ नीचे फिल्टर होकर आई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल्टर हो गई हैं, उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को है। और अगर वो फिल्टर होकर बाहर निकल गया ना, तो बेटा आपको उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो बेटा जो आपका पीसीटी होता है ना, यहाँ पर होते हैं बहुत सारा ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, माइक्रोविलाइज जैसा आपके इंटेस्टाइन में था, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर करके यहाँ पर भेज देता है वापस ब्लड में। क्या क्या भेजेगा भाई? अमाइनो एसिड भेज देगा भाई, आपका ग्लूकोज भेज देगा भाई, आपका वाटर भेज देगा, बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करके भेज देगा। लूप ऑफ हेनले क्या भेजता है? लूप ऑफ हेनले भेजता है आपका NaCl, और लूप ऑफ हेनले भेजता है आपका वाटर। DCT आपका क्या भेजता है? DCT, दिस इज द DCT भेजता है आपका वाटर, और DCT आपका भेजता है NaCl। पर DCT हमेशा कब काम करता है? वर्क्स इन द इमरजेंसी। ये भी आप याद रखिएगा बेटा, क्योंकि अभी ये एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ना भी है। DCT कब काम करता है बच्चों? वर्क्स इन इमरजेंसी, वर्क्स इन इमरजेंसी। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा सूसू करने लगते हैं, शरीर से बहुत ज़्यादा पानी लॉस होने लगता है, तो DCT को बोला जाता है कि भैया पानी और नमक तुम एब्जॉर्ब करना शुरू करो। पानी और नमक एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो सूसू से तो सारा पानी लॉस हो जाएगा। तो ये सिर्फ कब काम करता है? इमरजेंसी पे, व्हेन द वाटर लॉस इज वेरी हाई, व्हेन द वाटर लॉस इज वेरी हाई। जब वाटर लॉस वेरी हाई हो जाता है तो ये काम करता है। समझ में आई बात? ये किसके काम करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, जिसके बारे में हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, अभी डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ध्यान से समझना। ठीक, तो दिस इज द रीअब्जॉर्प्शन। अब आप ये समझो कि इससे आप कोई भी चीज बाहर नहीं जाने दोगे, सब आपके वापस ब्लड में आ जाएगा। अगर ऊपर से फिल्टर आप हो भी गए तो कोई टेंशन नहीं है, हम पीसीटी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, हम आपका पानी NaCl कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे? लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर भी अगर दोनों से नहीं हो पा रहा, ज़्यादा ही पानी लॉस हो रहा है, तो कुछ हार्मोन DCT पे काम करेंगे, जैसे कि वैसोप्रेसिन, और DCT को बोलेंगे कि भैया पानी और नमक खींच लो, नहीं तो सारा सूसू से लॉस हो जाएगा। 70%, ध्यान से सुनो, 70% रीएब्जॉर्प्शन, 70% रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है पता है? डन बाय पीसीटी, डन बाय पीसीटी। सारी चीज़ों का 70% रीएब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी करता है। यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सब चीज़ों को खींच खींच कर वापस ब्लड को दे देते हैं। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड नंबर स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। डन है, डन है बेटा? ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूं द थर्ड स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो कि है आपका क्या? एक्टिव सिक्रीशन। एक्टिव सिक्रीशन, पहला क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा एक्टिव सिक्रीशन। ओ मैडम ये क्या बाबा सिर है? समझते हैं। देखो बेटा, एक बार समझ लोगे ना, जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। एक्टिव सिक्रीशन हर बार मैं अलग अलग डायग्राम आपको बना के बताऊंगी। फिर से बोमन कैप्सूल, पीसीटी के बाद क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आएगा? DCT के बाद क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। यही आएगा, बोलो आएगा यही? अब देखो, हो सकता है कि जो चारों तरफ ब्लड पाया जा रहा है, ध्यान से सुनिए भाई साहब, हो सकता है कि चारों तरफ जो ब्लड पाया जा रहा है उसमें कोई वेस्ट मटेरियल हो सकता है ये है वेस्ट मटेरियल, हम तुम्हें डैमेज करेंगे। हो सकता है कि इसमें कोई वेस्ट मटेरियल भरा
हो सकता है भैया नहीं हो, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया हो सकता है वेस्ट मटेरियल हो सकता है कि इसमें कोई वेस्ट मटेरियल हो। वेस्ट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि K+ अच्छा नहीं होता आपके ब्लड के लिए, जैसे कि यूरिया भी हो सकता है, जैसे कि क्रिएटिनिन भी होता है, क्रिएटिनिन वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। वो वापस से आपके ब्लड में टिब्यूल में आ सकता है। टिब्यूल मतलब नेफ्रॉन में आ सकता है। समझ में आई बात? तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी, ये भी मान लो वेस्ट मटेरियल है, ये भी वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल भी वापस से ट्यूब में आ सकता है। सो दीज आर द वेस्ट मटेरियल जो वापस से नेफ्रॉन से उठकर ब्लड वेसल से उठकर आपके ट्यूब में आ सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से जा सकते हैं? न्यूट्रिएंट जा सकते हैं आपके ट्यूब टू, दिस इज द टिब्यूल्स, है ना। टिब्यूल्स मतलब क्या होती हैं? DCT, डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल, दिस इज PCT। तो वेस्ट मटेरियल कहाँ से कहाँ की ओर जा सकता है? ब्लड से टिब्यूल की ओर, और अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ से कहाँ की ओर? भाई ट्यूब से ब्लड की ओर। समझ में आई बात? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन करते हैं, पर उसके फलस्वरूप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें नीचे फिल्टर होकर आ जाती हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं, पर हम नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से से उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। कहाँ भेज देते हैं? ब्लड में भेज देते हैं, इसीलिए नेफ्रॉन के चारों तरफ ब्लड पाया जाता है। उसके बाद सब चीज़ें हमने डाल दी, उसके बाद जो भी वेस्ट चीज़ें होंगी वो वापस से हम यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इसे कहते हैं एक्टिव सिक्रीशन। वेस्ट को हम वापस भेजते हैं टिब्यूल में। ठीक है, ओके। और उसके बाद ये जो वेन है, अब ये वेन जो है ये पूरा न्यूट्रिएंट वगैरह लेकर हार्ट की ओर चली जाएगी। सो दीज आर द वेन। तो आया कहाँ से ब्लड? आया आपकी आर्टरी से। ठीक है, मैं रेड कलर से बनाती हूँ ना। तो आया आपका ब्लड कहाँ से आ रहा है भाई साहब? आर्टरी से आ रहा है, पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें लेते जा रहा है बाय द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बेकार चीज़ें वापस से नेफ्रॉन को दे दिया बाय द एक्टिव सिक्रीशन, और वापस से ये वेन जाकर कहाँ खुल गई? हार्ट में। समझ में आ गई बात? क्लियर? फिर हार्ट क्या करेगा? अब भाई इस पूरी प्रोसेस में पूरा ऑक्सीजन खींच लिया गया, तभी तो वेन से जा रहा है। आर्टरी से आ क्यों रहा है? क्योंकि वेस्ट तो है पर ऑक्सीजन है। इस पूरी प्रोसेस करने के दौरान नेफ्रॉन पूरा ऑक्सीजन खींच लेता है, और इसीलिए जो ब्लड है वो अब अच्छा हो चुका है, उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह आ चुके हैं, वेस्ट निकल चुका है, ये चला जाता है आपके वेन में। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ध्यान से समझ लो, इधर आ जाओ, इधर आइए भाई। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दिया होगा। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, अब जो भी चीज़ आपकी बनी, ध्यान से समझिए, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें आपका खूब सारा सामान भरा हुआ है जो कि है फिल्ट्रेट, या इसी को अब हम क्या कह रहे हैं? यूरिन। क्या कह रहे हैं? यूरिन। समझ में आ गई बात? ये कलेक्टिंग डक्ट एक नहीं होती है, इसमें बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आसपास के नेफ्रॉन की जुड़ी होती हैं, और सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर खुलती हैं? ओपन इनटू द टिप ऑफ किडनी, ओपन इनटू द टिप ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी, देन गोज टू यूरेटर। समझ में आ गई बात? बोलो। अब एक और डायग्राम बना देती हूँ आखिरी, और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। देखो, अब मैं फाइनली हम पूरी प्रोसीजर समझ गए हैं। सो दिस इज द किडनी, दिस इज द यूरेटर, समझ में आ गई बात? ध्यान से सुनो, ये किडनी जो है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं किडनी में, इनके बारे में आपको नहीं जानना है। समझ में आई बात? ये शेप ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है और धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, क्योंकि सारा पानी यहाँ से कहाँ होता जा रहा है भाई? एब्जॉर्ब होता जा रहा है। इसमें पूरी कलेक्टिंग डक्ट भरी हुई है, मतलब ये पूरा नेफ्रॉन, ये सारा नेफ्रॉन, ठीक है, ये सारे क्या है? नेफ्रॉन है। दीज आर द नेफ्रॉन। ठीक है, अब ध्यान सुनो, सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेगी? यहाँ। ये देखो, सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुल रही है? यहाँ। ये देखो, ये, ठीक है, समझ में आई बात? सो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब एक ही कलेक्टिंग डक्ट नहीं है बेटा, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट है, और सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरेनरी ब्लैडर में। समझ में आई बात? तो आपके नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट किडनी के टिप पर खुलेगी, किडनी के टिप से आपका यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जाएगा यूरेथ्रा में, दिस इज द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आप मिक्चुरेशन मतलब सुसु निकालने की प्रोसेस से बाहर कर दोगे। सो ये है आपका
यूरिनेशन, यूरिनेशन मतलब सूसू को बाहर निकालना, उससे बाहर कर दोगे। समझ में आई बात। नेफ्रॉन, सारी कलेक्टिंग डक्ट खुली यहाँ टिप पर, सारा यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो गया है, अब जाएगा यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, और यूरिनेशन प्रोसेस से आप उसे बाहर कर दोगे। बस खत्म हो चुका भैया, क्या है इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे, खत्म हो गया बस। अब सोचो, अब थोड़ी सी थ्योरी हो जाए यार। अब देखो कहाँ गया, थ्योरी पढ़ाना था मुझे, हाँ चलो 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 जल्दी आ जाओ, अब थ्योरी पढ़ लो, खत्म हो चुका है। नेफ्रॉन के पास कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इस कप शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया बोमन कैप्सूल। देखो ठीक है, देखो एफरेंट आर्टीरियल, आर्टीरियल मत रखो, रीनल आर्टीरियल नाम याद रखो। एफरेंट आर्टीरियल से जा रहा है, इफरेंट आर्टीरियल से ब्लड चारों तरफ नेफ्रॉन के घूमेगा, ठीक है। फिर बोमन कैप्सूल से चीज़ें फिल्टर हुई, इसे कहते हैं फिल्टरेट, ठीक है। It contains bundle of blood vessels, blood capillaries called as glomerulus. The blood entering into the glomerulus which carries the waste filter out from the Bowman capsule. ठीक है। Structure and function of nephron. Filtration is the carried out by the glomerulus and Bowman capsule. सबसे पहला स्टेप यही था। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल्टर करना है by the help of Bowman capsule and the glomerulus. Filtration क्यों पॉसिबल हो पाता है ये भी समझिए, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की वॉल होती है और बोमन कैप्सूल की जो सरफेस होती है वो बहुत पतली होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देती है। देखो वो ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है और चीज़ों को, सिलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर जाने देती है, मतलब फिल्टर होने देती है। मेम्ब्रेन अलाउज द वाटर एंड द ब्लड पासेस थ्रू देम। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इससे क्या गुजारेंगे आप, ब्लड गुजारेंगे और चीज़ें गुजारेंगे, ठीक है। द फिल्टर आउट फ्लूइड इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। जो चीज़ आपने फिल्टर करके पीसीटी को दी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दी, उसे हम फिल्टरेट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयंस है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, पर इसके साथ कुछ वेस्ट भी है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है। इन सबको हम इतना सारा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। बोमन कैप्सूल जो होता है सेकेंड नंबर स्टेप, ठीक है। बोमन कैप्सूल जो होता है उसके बाद बहुत सारी लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर खुलती है, जिसे हम पीसीटी, लूप ऑफ हेले या डीसीटी कहते हैं। द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉन्वोल्यूटेड, मतलब फोल्डेड, ट्विस्टेड होता है, फोल्डेड होता है, यू टर्न आता है और उसके बाद सारी ट्यूब्स जाके कलेक्टिंग डक्ट में मिलती है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेट इन दिस लॉन्ग ट्यूब रीएब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड नंबर स्टेप आ गया है, रीएब्जॉर्प्शन होता है मटेरियल का, और साथ ही साथ नंबर 3 सिक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल का। सिक्रीशन मतलब समझे, अगर आपके ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल होगा तो वापस वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब यहाँ से यहाँ चली जाएंगी ट्यूब से ब्लड की ओर, दिस इज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझ में आई बात। मटेरियल जो रीएब्जॉर्ब हुआ है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, Na+, K+, Cl-, ठीक है, ये सब आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। जो वेस्ट है वो वापस ट्यूब में आ जाएगा बाय द सिक्रीशन, और सब जाके जो है कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएंगे। पर ये याद रखना कि कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन की एक नहीं होती, कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स की होती है। दिस इज कॉल्ड एज यूरिन। यूरिन एक लिक्विड है जिसके अंदर डिजोल्व वेस्ट सब्सटेंस पाए जाते हैं और किडनी के थ्रू वो रिमूव किए जाएंगे। किडनी के ऊपर टिप पे पहुंच चुका है यूरिन, अब यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। यूरिन निकालने की प्रोसीजर को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ये भी मैं पॉइंट लिख दे रही हूं, ठीक है। यूरिन एक्सक्रीशन प्रोसेस called as यूरिनेशन, ठीक है। यूरिनेशन कहते हैं सुसु बाहर निकालने के प्रोसीजर को यूरिनेशन, या इसी को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। क्लियर है बच्चों, डन है, समझ में आई बात। तो अगर मैं बात करूं कि कितने स्टेप हैं, सीधी बात है अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। सो नंबर 1 इज द अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। देखो रीएब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को वापस ला रहे हो आप, इधर देख लो चाहे तो, ठीक है, ला रहे हो नहीं ला रहे हो। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, जितना इवन कलेक्टिंग डक्ट तक बेटा जी अगर पानी बचा है तो वापस से उसे भेजा जाएगा, वापस लो, रिमूव नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टेप्स। क्लियर है बच्चों, बोलो। तो एक लास्ट रिवीजन हम मार देते हैं इसका, फिर लेक्चर इज ओवर, ठीक है। तो ये है ग्लोमेरुलस से चीज़ें फिल्टर हुई, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड से आयरन, वाटर, न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये सब रीएब्जॉर्ब हुए, ये सब पार्ट हैं। कलेक्टिंग डक्ट भी अगर पानी बच गया ना तो कलेक्टिंग डक्ट वापस से देखो यहाँ भेज देता है और ये वापस से यहाँ पर चला जाता है। सोचो
कलेक्टिंग डक्ट में अगर पानी हो गया ना ज़्यादा तो पानी वो कलेक्टिंग डक्ट ऐसा कर देता है, फिर वापस से नेफ्रॉन में चला जाता है, फिर नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या है, ब्लड को वापस भेज देता है। तो मतलब कंटिन्यूसली पानी आप कहीं से लूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स। नाउ अब मैं आपको आखिरी में आपकी एनसीईआरटी पढ़वा देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को टेंशन नहीं ले, ठीक है? तो क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में, बैकबोन के साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है? यूरिन जो होता है बन गया तो यूरेटर से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रा से बाहर हो जाता है। पर यूरिन बनता कैसे है, ठीक है? पर्पस क्या है यूरिन बनाने का? यूरिन बनाने का पर्पस ये है कि भैया हम ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं इसलिए तो यूरिन बन रहा है, ठीक है? जैसे CO2 रिमूव होती है लंग्स से, ठीक है, वैसे ही जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड होता है, ये सब यूरिन के फॉर्म में बाय द किडनीज रिमूव होते हैं, ठीक है? तो भाई किडनी में ऐसा क्या पाया जा रहा है? किडनीज में पाई जाती है फिल्ट्रेशन यूनिट जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है? अब ये ध्यान समझिए, हाँ तो क्या बोला मैंने, ठीक है? तो देन सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज. Each capillaries cluster in the kidneys is associated with a cup shaped structure end of the coil tube called as Bowman capsule. ठीक है, समझ में आ गई बात? ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की बात कर रहा है. That collect the filtrate. Each kidney has large number of these filtration unit called as nephron. नेफ्रॉन क्या होता है? बोमन कैप्सूल, उसके ऊपर कैपिलरीज रखी होती हैं. इस कैपिलरीज से ब्लड सप्लाई होता है और चीज़ें फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल से नीचे होते हुए पीसीटी में जाती हैं. ठीक है, नेफ्रॉन्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट. जब नया नया फिल्ट्रेट पीसीटी में आता है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है. पर यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी कि कौन से पार्ट से एब्जॉर्ब होता है? पीसीटी से. ठीक है, समझ में आई बात? और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर हियर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट आर टू बी एक्सक्रीटेड. जितना आप रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कितना शरीर में पानी है, कितना आपको बाहर निकालना, या पानी में कितना वेस्ट है. ठीक है, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर टू द लॉन्ग ट्यूब. ठीक है, सारा यूरिन बनाने के बाद यूरेटर में जाएगा, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर खींचेगा और आपको और जाएगी कि अब मुझे सुसु निकालना, नहीं तो पैंट पे ही छूट जाएगी. क्लियर है, समझ में आई बात? और इससे क्या जनरेट होगी? अर्ज. अर्ज मतलब इच्छा जनरेट होगी और आप यूरिथ्रा से यूरिन पास कर देंगे. ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, समझ में आई बात? और ये करीब 1 से 2 लीटर यूरिन स्टोर कर सकता है और ये भी कंट्रोल होता है आपके नर्वस सिस्टम में. एक समय तक तो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में कि यूरिन रोक लेंगे हम थोड़ी देर तक, 1.5 घंटे तक हम नहीं जाएंगे, पर 1.5 घंटे के बाद नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल खो देता है और अगर आप नहीं गए बाथरूम तो आप पैंट पे ही कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आई बात? एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट. हम कुछ समय तक यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं पर एक समय के बाद नहीं होगा कंट्रोल और आप सुसु बाहर निकाल देंगे. सो बच्चों, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो कि हमने बहुत ही फास्ट मैनर में कंप्लीट किया. तो आपके यूरिन के बेसिकली 3 स्टेप: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब आप फिल्टर करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन जो कि मैक्सिमम पीसीटी से होता है, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले से तो NaCl और वाटर ही होता है. सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन अगर आपके ब्लड में कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो वापस से आप नेफ्रॉन को दे सकते हैं क्योंकि ब्लड वेसल तो बाजू बाजू में घूम ही रही है. ब्लड आता किससे है? आर्टीरियोल से. आर्टीरियोल मतलब विच इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. जाता किससे है? वेन्योल या रीनल वेन की ओर जाता है. वेन कहाँ जाएगी? हार्ट की ओर. किडनी 2 हैं, डायमेंशन बताया, स्ट्रक्चर बताया, पोजीशन बताई, एनसीईआरटी पढ़ाई. बेटा इससे ज़्यादा क्या पढ़ाऊँ? आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाए, स्टेप्स बताए. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन को आग की तरह शेयर करिए क्योंकि मैंने बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी बिना कुछ एंडर बेंडर बताए सब आपको कंटेंट 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 ओनली कंटेंट. क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. प्लीज़ मुझे बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, दूसरों को बताइए, समाज में आग लगाइए, बायोलॉजी पढ़ते जाइए. विद इन 1 year यू विल बी द धुरंधर ऑफ बायोलॉजी. दिस इज एश्योर्ड बाय मी. So I hope you learn and enjoy the session मेरे प्यारे बच्चों. Thank you so much and bye bye.